तो चलिए आज की इस चर्चा में हम सीधा 1999 के कारगिल युद्ध की बात करते हैं। देखिए, जब भी कारगिल का जिक्र होता है तो हमें शौर्य और साहस की कहानियां याद आती हैं। लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम सिर्फ लड़ाइयों की बात नहीं करेंगे। हम ये समझेंगे कि एक बेहद मुश्किल, दुर्गम और लगभग नामुमकिन से दिखने वाले इलाके में हमारी सेना ने आखिर इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे बनाया। ये सिर्फ दो देशों की जंग नहीं थी, बल्कि ये इंसानी सहन शक्ति की एक ऐसी चरम परीक्षा थी जिसकी मिसाल मिलना सच में बहुत मुश्किल है। अब कारगिल का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? दुश्मन की गोलियां, राइट? लेकिन सच कहूं तो वहां एक और दुश्मन था जो बिना आवाज के घात लगाए बैठा था, और वो था वहां का मौसम। जरा कल्पना कीजिए, लद्दाख का ये इलाका समुद्र तल से लगभग 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, और तापमान वो गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये वो तापमान है जहां इंसान का खून तक जमने लगता है। इतनी कंपा देने वाली ठंड, जहां चैन से एक सांस लेना भी किसी जंग से कम नहीं है। ठीक उसी जगह हमारे सैनिकों को पूरा का पूरा युद्ध लड़ना था। अब आप सोचेंगे कि भाई इस खतरनाक और बर्फीले इलाके को ही हमले के लिए क्यों चुना गया? इसका जवाब बहुत सीधा सा है। श्रीनगर लेह हाईवे, पहाड़ों की इन ऊंचाइयों पर कब्जा करने का सीधा सा मतलब था इस बेहद अहम हाईवे पर अपना कंट्रोल कर लेना। देखिए, भारतीय सेना के लिए ये सड़क कोई आम रास्ता नहीं थी। ये सच में एक लाइफलाइन थी। सैनिकों तक खाना, दवाइयां, हथियार सब कुछ इसी रास्ते से तो जाता था। तो दुश्मन का प्लान बिल्कुल क्लियर था, इस सप्लाई लाइन को काट दो ताकि भारतीय सेना रसद के बिना कमजोर पड़ जाए। फरवरी 1999 के उस दौर की स्थिति सच में बहुत चौंकाने वाली थी। एक तरफ भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी शांति का संदेश लेकर बस से लाहौर गए थे। उस लाहौर घोषणा से लगा कि चलो अब शांति की एक नई उम्मीद जागी है। लेकिन ठीक उसी समय पर्दे के पीछे पाकिस्तान के तत्कालीन सेना प्रमुख परवेज मुशर्रफ एक बहुत ही अलग और गहरी साजिश रच रहे थे। इस गुप्त घुसपैठ को नाम दिया गया था ऑपरेशन बद्र। मतलब एक तरफ तो शांति के लिए हाथ बढ़ाया जा रहा था, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसी वक्त एक सैन्य साजिश रची जा रही थी। तो चलिए देखते हैं कि इस ऑपरेशन बद्र के असल मकसद क्या थे। सर्दियों में जब भयंकर बर्फबारी होती है तो भारतीय सेना अपनी कुछ ऊंची चौकियां अस्थायी रूप से खाली कर देती थी, क्योंकि वहां सरवाइव करना लगभग नामुमकिन था। दुश्मन ने इसी बात का फायदा उठाया। उनका सीधा सा प्लान था, आतंकियों के भेष में पाकिस्तानी सैनिकों को भेजो, खाली पड़ी ऊंची चोटियों पर कब्जा कर लो, हाईवे को ब्लॉक कर दो ताकि भारत रणनीतिक रूप से कमजोर हो जाए, और फिर इस पूरे कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनल लेवल पर उछाल दो। ये एक बहुत ही सोची समझी सैन्य चाल थी। अब कहानी मई 1999 में एक बहुत बड़ा मोड़ लेती है। हुआ ये कि कुछ स्थानीय चरवाहों ने पहाड़ों पर कुछ अजीब और संदिग्ध लोगों को देखा। शुरू में तो सबको यही लगा कि शायद कुछ आतंकवादी सीमा पार करके आ गए हैं, लेकिन जब सेना की पेट्रोलिंग टीम ने गहराई से जाकर जांच की तो सच्चाई सच में भयानक थी। वो कोई आम घुसपैठिए नहीं थे। वो पूरी तरह से एडवांस हथियारों से लैस पाकिस्तानी सेना के जवान थे, जो बकायदा बंकर बनाकर वहां बैठ चुके थे। जैसे ही ये सनसनीखेज खुलासा हुआ, भारत ने तुरंत अपनी पूरी सैन्य ताकत के साथ जवाबी कार्रवाई का फैसला कर लिया। और फिर बिना कोई भी समय गंवाए भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन विजय। इस मिशन के 3 बिल्कुल साफ लेकिन बेहद मुश्किल लक्ष्य थे। पहला, अपनी ही जमीन पर जमे हुए दुश्मन को वहां से उखाड़ फेंकना। दूसरा, बॉर्डर को तुरंत सिक्योर करना ताकि और कोई घुसपैठ न हो पाए। और तीसरा, अपनी एक एक ऊंची चौकी को वापस जीतना। सुनने में ये 3 स्टेप्स आसान लग सकते हैं, लेकिन जमीन पर इन्हें उतारना किसी सपने से कम नहीं था। इस वक्त भारतीय सेना जिस भारी नुकसान वाली स्थिति में थी, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसे मैं सीधे शब्दों में ग्रेविटी से जंग कहूंगा। जरा इमेजिन कीजिए, दुश्मन 18,000 फीट की ऊंचाई पर अपने सेफ बंकरों में मजबूती से बैठा है, और हमारे जवानों को बिल्कुल नीचे से ऊपर की तरफ हमला करना है। 80 से 90 डिग्री की बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानें, हवा में ऑक्सीजन ना के बराबर, और ऊपर से लगातार गोलियों की बारिश। किसी भी मिलिट्री साइंस के हिसाब से नीचे वाली सेना का बचना इसमें लगभग नामुमकिन माना जाता है। लेकिन हाँ, हमारे जवानों के पास वो अटूट हौसला था जो किसी भी किताब में नहीं पढ़ाया जाता। और इसी अटूट हौसले का पहला सबसे बड़ा नतीजा हमें दिखा टोलोलिंग की जीत के रूप में। ये पूरे युद्ध का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टोलोलिंग वो चोटी थी जहां से दुश्मन सीधे हमारे श्रीनगर लेह हाईवे पर नजर रखे हुए था और लगातार फायरिंग कर रहा था। इसे वापस लेना पूरी तरह से करो या मरो वाली स्थिति थी। कई दिनों की भीषण लड़ाई और हमारे कई वीर जवानों की शहादत के बाद आखिरकार 13 जून 1999 को सेना ने टोलोलिंग को वापस छीन लिया। इस जीत ने न सिर्फ हमारी उस लाइफलाइन को सुरक्षित किया, बल्कि सेना और पूरे देश का जोश एकदम आसमान पर पहुंचा दिया।
अब बात करते हैं कारगिल के सबसे बड़े क्लाइमैक्स की, टाइगर हिल। ये इस पूरे इलाके की सबसे ऊंची और स्ट्रेटेजिक रूप से सबसे अहम चोटी थी। यहां से दुश्मन मीलों तक नजर रख सकता था। तो इसे वापस कैसे लिया जाए? इसके लिए एक बहुत ही खतरनाक प्लान बना। रात के घने अंधेरे में बर्फीली और बिल्कुल सीधी चट्टानों पर चढ़ाई करना। इसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मिशन में योगेंद्र सिंह यादव जैसे शूरवीरों ने जो पराक्रम दिखाया वो बेमिसाल है। शरीर में गोलियां लगने के बाद भी वो रुके नहीं और फाइनली 4 जुलाई को टाइगर हिल के टॉप पर हमारा तिरंगा शान से लहरा उठा। जब हम अदम्य साहस की बात कर रहे हों तो वो एक लाइन हम कैसे भूल सकते हैं, ये दिल मांगे मोर। शेरशाह के नाम से मशहूर कैप्टन विक्रम बत्रा का ये रेडियो मैसेज आज भी हर भारतीय को याद है। पॉइंट 5140 जीतने के बाद वो थके नहीं, रुके नहीं, बल्कि उनका जोश कह रहा था कि अभी और भी चोटियां जीतनी बाकी हैं। पॉइंट 4875 को फतह करते वक्त अपने एक साथी की जान बचाते हुए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दे दिया। सच में उनका ये जज्बा और उनकी लीडरशिप आज भी हमें इंस्पायर करती है। इस पूरी शौर्य गाथा में कैप्टन मनोज कुमार पांडे का बलिदान भी हमेशा अमर रहेगा। बटालिक सेक्टर में उन्होंने जो किया वो शायद हमारी और आपकी कल्पना से भी बहुत परे है। दुश्मन की भारी गोलाबारी हो रही थी, वो बुरी तरह घायल थे, लेकिन उनके कदम एक पल के लिए भी पीछे नहीं हटे। वो अकेले ही एक के बाद एक दुश्मन के बंकरों को तबाह करते गए और अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। ये कहानियां हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती हैं कि सैन्य रणनीतियां तो नक्शे पर बन जाती हैं, लेकिन उनकी असली कीमत इन वीरों के खून से ही चुकाई जाती है। अब देखिए, जमीन पर तो ये खौफनाक जंग चल ही रही थी, लेकिन आसमान में भी एक्शन कम नहीं था। भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर शुरू किया। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर फाइटर जेट्स उड़ाना और निशाना लगाना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि हवा पतली होने से सब कुछ बदल जाता है। लेकिन वायुसेना ने मिराज 2000 जेट्स का इस्तेमाल करके पहाड़ों पर बने दुश्मन के बंकरों पर बिल्कुल अचूक बमबारी की। आसमान से बरसी इस आग ने जमीनी सैनिकों के लिए रास्ता काफी हद तक साफ कर दिया था। जैसे जैसे हमारी सेना एक एक करके चोटियां वापस ले रही थी, दुनिया भर में भी बहुत कुछ हो रहा था। इंटरनेशनल कम्युनिटी को अब तक ये बिल्कुल साफ हो चुका था कि ये कोई लोकल आतंकियों का काम नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी सेना की घुसपैठ है। अमेरिका समेत कई देशों ने पाकिस्तान पर भारी दबाव बनाया और साफ कहा कि वो तुरंत अपनी सेना वापस बुलाएं। तो सोचिए, एक तरफ युद्ध के मैदान में सेना हार रही थी और दूसरी तरफ कूटनीतिक मोर्चे पर दुनिया का भारी दबाव पड़ रहा था। इसी वजह से 11 जुलाई के बाद से दुश्मन पीछे हटने पर पूरी तरह से मजबूर हो गया। इस चर्चा को समेटने और जीत के जश्न की बात करने से पहले हमें बस एक पल के लिए रुककर इस एक नंबर को देखना होगा, 500 प्लस। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये उन 500 से भी ज्यादा भारतीय शूरवीरों की गिनती है जो उन बर्फीली चोटियों पर देश के लिए हमेशा के लिए सो गए। किसी भी युद्ध की असली कीमत सिर्फ जीती हुई जमीन से नहीं मापी जा सकती। ये वो दर्द है और वो अमूल्य कीमत है जिसका कर्ज कोई भी देश कभी भी नहीं उतार सकता। और फिर इतने कड़े संघर्ष और बलिदानों के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया, 26 जुलाई 1999। ये वही ऐतिहासिक दिन है जब भारतीय सेना ने आधिकारिक तौर पर कारगिल में अपनी पूरी विजय की घोषणा की। दुश्मन को खदेड़ दिया गया था और हर चोटी पर तिरंगा वापस शान से लहरा रहा था। आज हम इस दिन को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। इस युद्ध ने हमें हमारी सीमाओं को और सुरक्षित रखने का एक बहुत बड़ा सबक दिया और दुनिया को दिखा दिया कि भारतीय सेना के संकल्प को कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक सवाल है जो मेरे दिमाग में आ रहा है और शायद आपके भी। सच्चा बलिदान आखिर होता कैसा है? इसका जवाब उन वीरों के चेहरों में है जिन्होंने ये तय किया कि हमारे राष्ट्र का झंडा कभी झुकने न पाए। कारगिल की इन चोटियों ने हमें यही सिखाया है कि शांति कभी मुफ्त में नहीं मिलती। इसकी कीमत हमेशा निरंतर सतर्कता और अदम्य साहस से ही चुकानी पड़ती है। इसी गहरे सवाल और सोच के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद।